अच्छा जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द क्राइम्स द सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ आवर टाउन हैज़ रिक्वेस्टेड द इंस्पेक्टर जनरल टू इंक्रीज द पुलिस स्ट्रेंथ इन हिज टाउन। क्योंकि उसे लगता है कि जब मैं पुलिस स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करूँगा तो जो क्राइम्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्राइम कम हो रहे हैं पुलिस स्ट्रेंथ की वजह से। तो पुलिस स्ट्रेंथ इज द एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नंबर ऑफ क्राइम्स इज वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। ही हैज़ गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर टाउन्स ऑफ द सिटी एंड सबमिटेड द फॉलोइंग डिटेल टू सपोर्ट हिज रिक्वेस्ट। उसने कहा कि देखें ये मैंने डिफरेंट टाउन्स से डाटा कलेक्ट किया है और इस डाटा में अगर आप गौर से देखें तो जनाब जैसे जैसे पुलिस स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती जाती है जो क्राइम्स हैं वो कम होते जाते हैं। डिटर्मिन द रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब मैंने आपको क्योंकि कैलकुलेटर के थ्रू बता दिया है तो हम कैलकुलेटर के थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं मोड प्रेस करूंगा, नंबर 3 से स्टार्ट आएगा और a प्लस बी 2 नंबर पे आ रहा है। अब मुझसे पूछ रहा है जी x की वैल्यूज़ बताएं। मैं कहूँगा 150 इज इक्वल टू 170 इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 270 और इसी तरह से मैं सारी x की वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर करता चला जाऊँगा 170 120 110 एंड 220। राइट एरो अप एरो। इस तरह से मैं पहली ऑब्जर्वेशन के y को एंटर करने लगा। 170 इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू 50 देन 40 देन 90 210 188 60 इक्वल्स टू राइट। तो 8 ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं शिफ्ट स्टार्ट नंबर 5 पे आ जी रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ से जब मैं 1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास आएगा a विच इज 308। ठीक है जी, तो 308.62 राइट। b शिफ्ट 1 5 और उसके बाद जब मैं 2 प्रेस करूँगा तो मेरे पास b आएगा विच इज -1.0623 -1.0623 308 और -1.0623 राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द अबव रिग्रेशन इक्वेशन, ये जो भी आपने रिग्रेशन इक्वेशन बताई है, डिटरमिन वेदर द पुलिस ऑफ जे टाउन इज मोर एफिशिएंट देन द पुलिस ऑफ पी टाउन। क्या जे टाउन की पुलिस पी टाउन की पुलिस से ज़्यादा एफिशिएंट है? तो ये अब एक एस्टिमेशन का सवाल है। जे टाउन की पुलिस है और पी टाउन की पुलिस है, इन दोनों पुलिस की पुलिस स्ट्रेंथ हमारे पास है 170 और 110 और इनके एक्चुअल क्राइम्स हैं हमारे पास। हम लोग इनके एक्चुअल और एस्टिमेटेड क्राइम्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो जिसने अपने एक्चुअल क्राइम्स की हिसाब से एक्चुअल क्राइम्स के कंपैरिजन में कम क्राइम्स रिपोर्ट किए होंगे, यानी कि कम क्राइम्स होने दिए होंगे, वो पुलिस ज़्यादा एफिशिएंट है। तो देखें जनाब, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग सी बनाते हैं। एक है हमारे पास जे टाउन और एक है हमारे पास पी टाउन। सबसे पहले अलॉन्ग द एक्सेस से ले लेते हैं जे टाउन और पी टाउन। सबसे पहली चीज़ क्या है, पुलिस। जे टाउन में पुलिस कितनी है 170 की, पी टाउन में पुलिस कितनी है 110 की। ठीक है जी, ये है जी एक्स। और एक्चुअल वाई कितना है, एक्चुअल वाई जे टाउन का है 90 और पी टाउन का है 188। एस्टिमेटेड वाई निकालते हैं। एस्टिमेटेड वाई कैसे निकालते हैं, हम लोग अपनी रिग्रेशन इक्वेशन में जो ये है उसमें एक्स की वैल्यू ये पुट करते हैं और एस्टिमेटेड निकल आता है। तो जनाब इक्वेशन है जी 308.62 -10623 एक्स। तो अगर मैं एक्स रखूँगा 170 तो मेरे पास जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि 170 मल्टीप्लाई बाई 1.0623 राइट। आपके पास 280 आ जाएगा। अब मैंने 308.62 में से आंसर माइनस करना है तो मेरे पास आंसर आएगा जी 128। ठीक है जी, 128.029। तो मैं इसे 128 लिख देता हूँ। देखें रिग्रेशन इक्वेशन के हिसाब से जो हमने बनाई हुई थी, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कि जे टाउन में 128 क्राइम्स होंगे, लेकिन एक्चुअली कितने हुए हैं 90 क्राइम्स हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जे टाउन ने अपनी जो कोटा समझ लें या जैसे कह लें कि एस्टिमेटेड जो क्राइम्स थे उसके हिसाब से कम क्राइम्स होने दिए। राइट ओके, हम लोग अगली कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने x की जगह पे 110 रखना है और पी टाउन की कैलकुलेशन करनी है। तो 110 मल्टीप्लाई बाई 1.0623 और मैंने 308.62 में से ये आंसर हमारा माइनस करना है तो मेरे पास आएगा जी 191.76। तो इसके होने चाहिए थे 191.76। अब एस्टिमेटेड है 191.76 और इसने होने कितने दिए हैं 188। तो क्लियरली अगर आप देखें तो उसने, अगर मैं क्राइम्स को पॉइंट्स में ना लिखूं और इसको राउंड करके लिख दूं तो जे टाउन ने कितने, जे टाउन की पुलिस ने कितने क्राइम्स होने से बचाए हैं 128 एस्टिमेटेड थे और 90 उसने करने दिए, तो 38 क्राइम्स उसने बचाए हैं। अगर हम पी टाउन की पुलिस की बात करें तो 191 एस्टिमेटेड थे और उसने 188 होने दिए हैं, सिर्फ 3 क्राइम्स बचाए हैं। तो कौन सी पुलिस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, हम लोग जे टाउन को ज़्यादा नंबर देंगे। तो यूजिंग द अबव रिग्रेशन इक्वेशन डिटरमिन वेदर पुलिस ऑफ जे टाउन इज मोर एफिशिएंट देन द पुलिस ऑफ पी टाउन। तो जे टाउन पुलिस इज मोर एफिशिएंट देन द पुलिस ऑफ पी टाउन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट करके भी देखी है। पी टाउन पुलिस इज मोर एफिशिएंट देन जे टाउन नहीं। अगर मैं कहूँ कि इस स्टेटमेंट में से
एक वर्ड चेंज करें ताकि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, तो हम कौन सा वर्ड चेंज करेंगे? मोर को लेस कर देंगे। हम कहेंगे पी टाउन पुलिस इज लेस एफिशिएंट देन द जे टाउन पुलिस। अच्छा जी, बोथ आर सेम इन परफॉर्मेंस, ये बात भी गलत है, और नन ऑफ दीज भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो हम लोगों ने क्या किया, एस्टिमेशन निकाली कि कितनी एस्टिमेट है हमारी कि कितनी अलाउड क्राइम्स हैं, और जब अलाउड क्राइम्स हमने निकाले और एक्चुअल क्राइम्स के साथ उसको कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जे टाउन ने ज़्यादा क्राइम सेव किए हैं एज कम्पेयर टू पी टाउन पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द मीन हाइट ऑफ चिल्ड्रन बाय देयर एज। अच्छा जी, बच्चों की एज मंथ्स में दी हुई है, 18 महीने यानी कि 1.5 साल का बच्चा, फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, यानी कि ये मंथ्स में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उस वक्त की उनकी एज है। अच्छा, उनकी हाइट की बात करें 30.0, 30.3, 30.7, और ये देखें ये कंटिन्यूस इंक्रीज है, बड़ा जो है ना वो इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये एज बच्चों की वाकई उनकी जो ग्रोथ होती है वो उसकी होती है, या इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा स्पीड से उनकी हाइट इंक्रीज हो रही होती है। तो कोई बात नहीं, आपने डिटर्मिन द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, उसने खुद ही बता दिया कि ये एक्स है ये वाई है, आपने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन निकालनी है और आप बिल्कुल इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। इसी तरह से आप कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी निकाल सकते हो। कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जा सकता है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं वही टिक करता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेट करना आपके सामने मेरा मकसद नहीं है, ये तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। यह आया जी हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 99.22। कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें क्या बताता है कि कितने परसेंट वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। तो पहले तो उसने कहा कि 90.22, तो ये तो उसने परसेंटेज ही गलत ले ली है, ऑप्शन ए तो ठीक नहीं है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। 99% वेरिएशन इन द मीन हाइट ऑफ चिल्ड्रन इज एक्सप्लेन्ड बाय देयर एज एंड रिमेनिंग 1% बाय अदर फैक्टर्स। अच्छा जी, उसने 99.22 को 99 के राउंड कह के कर दिया है, तो अभी तक तो ये स्टेटमेंट हमें ठीक नज़र आ रही है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। 96.35%, अब 96.35 जो है दैट इज़ नॉट करेक्ट, हम लोग 99.22% की बात कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन में भी उसने जो परसेंटेज लिखी है वो गलत लिखी है, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, ये देखें उसने करेक्ट परसेंटेज लिखी हुई है, 99.22% वेरिएशन इन द मीन हाइट ऑफ द चिल्ड्रन इज एक्सप्लेन्ड बाय देयर एज, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एंड द रिमेनिंग 0.78 बाय द अदर फैक्टर्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द मीन हाइट ऑफ ए पर्सन ऑफ द एज 20 ईयर्स। अच्छा, अब उसने कहा है कि 20 साल की एज के बच्चे की मीन हाइट फाइंड करें, तो हम लोग इस रिग्रेशन इक्वेशन में एक्स रखेंगे 20 ईयर्स और फिर उसके बाद उसकी मीन हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है हम लोग इस वक्त किस में ले रहे हैं, एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, हम लोग एक्स यानी कि एज मंथ्स में ले रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे एक्स पे 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 तो ईयर्स हैं, तो हम ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 20 सालों में कितने मंथ्स होते हैं जी भला? 240 होते हैं ना, तो हम 240 इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू 25.54 प्लस 0.2514 और x की जगह पे 240 लिखेंगे, तो हमारे पास ये आंसर कितना आएगा जी? 240 मल्टीप्लाई बाय 0.2514 और इसमें मैंने ऐड करना है 25.54, ये बनेगा जी 85.87। तो 85.87 इंचेस का क्या मतलब है, क्योंकि मुझे पता है कि 12 इंच का 1 फुट होता है, तो मैं इसे डिवाइड करूँगा 12 के साथ, तो मुझे पता चलेगा कि 7 फुट का, और फिर उसके बाद जब मैं इंचेस में से कन्वर्ट करूँगा 7 फुट जब मैं लिखता हूँ तो उसके साथ इस तरह से एक लाइन लगानी होती है, और 12 ज़रब 7 कितना होता है जी? 12 × 7 84, और ये है 85, तो मैं कहूँगा कि 7 फुट और तकरीबन 2 इंच का जो है ना ये बच्चे की हाइट होगी। ये फार्मूला में एस्टिमेट करके बता रहा है कि अगर एक बच्चे की एज 20 ईयर्स हो और हम उस 20 ईयर्स की हाइट की कैलकुलेशन करेंगे तो वो बन जाएगी 7 फुट 2 इंचेस, राइट। आपको 7 फुट 2 इंच का कोई आदमी, क्या आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते हैं? कभी कभार कोई आदमी कहीं पे आपको टीवी में या कहीं नज़र आ जाता है जिसकी हाइट 7 फुट 2 इंच होती है। तो ये क्या हुआ, इस फार्मूले ने हमें एक ऐसा आंसर निकाल के दिया जो कि हम लोग कह सकते हैं कि नज़र ही नहीं आता, जो कि ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि जब बच्चे की एज 18, 19, 20, 21 मंथ्स में होती है उस वक्त उसकी एज में इंक्रीज़ की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू कि जब वो 19 साल का हो जाता है, फिर उसके बाद 20, 21, 22, तो एज के उस हिस्से में जाके उसकी हाइट में जो इंक्रीज़ होता है वो उतनी स्पीड से नहीं होता। तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये जो इक्वेशन थी ये तो उस डाटा सेट से निकाली थी जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी, जब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, इसी ट्रेंड को यूज़ करते हुए मैं आगे की एजेस का आगे की एजेस की जो हाइट है वो नहीं कैलकुलेट कर सकता, या कैलकुलेट कर तो सकता हूँ, मेरे पास आंसर आ गया, लेकिन वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में मैंने ये फॉर्मूला बनाया था उस वक्त हाइट में इंक्रीजिंग के ट्रेंड्स कुछ और थे
तो जब ट्रेंड्स बदलेंगे तो इस फार्मूला की इफेक्टिवनेस भी बदल जाएगी, राइट। तो सवाल ये था कि एक्सप्लेन वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू प्रिडिक्ट द मीन हाइट ऑफ ए पर्सन ऑफ 20 years ऑफ एज बाय यूजिंग द रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन्ड इन अबव ए। हम कहेंगे यस इट इज अप्रोप्रिएट, नहीं हम कहेंगे इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, नो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट एज इट इज नॉट शोइंग इन द डाटा रेंज, यानी कि ये डाटा रेंज के बाहर की बात है। तो डाटा रेंज के बाहर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे देयर विल बी मोर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। अच्छा जी, यस इट अपीयर्स, नहीं ये बात भी ठीक नहीं है और ये बात भी ठीक नहीं है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉल ऑन रिग्रेशन लाइन। तो स्टैंडर्ड एरर कितना होगा अगर तमाम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज रिग्रेशन लाइन पे फॉल करेंगी। तो देखें रिग्रेशन लाइन पे फॉल करने का क्या मतलब है कि जितनी ही उनकी एक्चुअल वैल्यूज हैं उतनी ही उनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, और अगर तमाम वैल्यूज रिग्रेशन लाइन पे फॉल कर रही हैं तो स्टैंडर्ड एरर विल बी इक्वल टू 0। ये आप याद भी कर लें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर। इसका ऊपर वाले डाटा से ताल्लुक नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इफ ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फॉल ऑन रिग्रेशन लाइन, राइट। कुछ और क्वेश्चन छोटे छोटे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट कोरिलेशन कॉफिशिएंट। कोरिलेशन कॉफिशिएंट क्या होता है जी? जो बिल्कुल आर होता है। तो आर की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? आर नेगेटिव 0.9 हो सकता है, आर 0 भी हो सकता है, आर पॉजिटिव 0.15 भी हो सकता है, हाँ आर पॉजिटिव 1.5 नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। क्योंकि उसने हमसे पूछा था कि कौन सी वैल्यू गलत है, तो गलत वैल्यू 1.5 है, तो हम लोग 1.5 पर टिक करेंगे। लिमिट ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की जो लिमिट होती है ये -1 से लेकर +1 के दरमियान में होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इफ आर रेंजेस फ्रॉम 0.9 to 1 प्लस का है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, देयर इज अ हाई कोरिलेशन, देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन एंड नन ऑफ दीज। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, ठीक है जी। हाई कोरिलेशन का वर्ड भी स्ट्रॉन्ग का ही सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने ए और बी बोथ नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम लोग कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन की बात हो रही है, ठीक है जी। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताता है, हाई या लो रिलेशनशिप नहीं बताता। हाई रिलेशनशिप जो है उसका मतलब ये है कि बहुत तेजी से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। कोरिलेशन कॉफिशिएंट आर जो होता है इसके बारे में तो हमें ये पता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बता रहा होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस फिर करेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी एक्स वाई उसने दिया हुआ है 0.78 और बी वाई ऑन एक्स इज -0.45। आर स्केयर कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि आर स्केयर इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू 0.351। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी एक्स वाई माइनस है और बी वाई एक्स प्लस में है, ये नहीं हो सकता। हमने बात की थी कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का साइन माइनस में होगा, दोनों का साइन सेम होगा, माइनस में नहीं, दोनों का साइन सेम होगा। अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है, अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस है। तो हम कहेंगे कि दिस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम दिस डाटा सेट। एक्चुअली डाटा सेट ठीक नहीं है। अच्छा जी, उसने एक कहा है जी बी एक्स वाई विच इज +1.93 और बी वाई एक्स 0.6। तो आर कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि आर का जो फार्मूला होता है बी एक्स वाई बी वाई एक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इनका स्क्वायर रूट लेना होता है, राइट। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सिर्फ इन दोनों साइन चेंज होने चाहिए। वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है बी के केस में, तो आप सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1.93 और बी वाई एक्स 0.51 है, दोनों का साइन सेम है और आर कैलकुलेट करना है, तो आर का फार्मूला यही है, आप आर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, बी एक्स वाई माइनस में है, बी वाई एक्स जो है वो प्लस का है, तो ये हम पॉसिबल ही नहीं, हम कहेंगे डाटा इज फिक्टिशियस क्योंकि दोनों का साइन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आर इज इक्वल टू 0.8 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1.04 देन बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स और इसका स्क्वायर रूट। तो आर दिया हुआ बी वाई एक्स दिया हुआ है, तो बी एक्स वाई आपने कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल इनमें वैल्यूज पुट करें और इसे सॉल्व करें। जो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.79 बी एक्स वाई इज -1.04 एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा जी, तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के इक्वल होता है, राइट। आर स्क्वायर क्या था जी? 0.796 इज इक्वल टू बी एक्स वाई -1.04 बी वाई एक्स। तो जब आप बी वाई एक्स कैलकुलेट करोगे तो आपने क्या करना है कि आपने 0.796 डिवाइडेड बाय -1.04 करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.765, राइट। सो ये